Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194664. Dear student friend follower, today you people will learn about Victorian age, Victorian novel, and you will learn especially the life of Charles Dickens, one of the towering figure of a Victorian age. So let's see one by one. Welcome back. Dear student, we're going to discuss Victorian age. और विक्टोरियन एज में अगर आप देखें तो मलका विक्टोरिया शी बिलोंग्स टू इंग्लैंड. हमने देखा कि उस वक़्त पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो वहाँ पे उस वक्त हुकूमत थी जॉर्ज थ्री की. जॉर्ज थ्री जो है ही वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बट हैविंग टू सन, जॉर्ज फोर एंड विलियम फोर. विलियम फोर की डेथ होने के बाद, जॉर्ज के बाद जॉर्ज फोर आया, इसकी डेथ होने के बाद विलियम फोर आता है. विलियम फोर इनकी एक भतीजी थी, उसका नाम था मलका विक्टोरिया. ये मलका विक्टोरिया जो है यानी ये क्वीन विक्टोरिया जो है, इसकी डेथ के बाद ये क्वीन बनती है. जैसे ही क्वीन विक्टोरिया शी got this reign, and after getting the reign of England we see that there are a lot of changes, especially changes in the field political, cultural or industrial, or you can say even on the painting, culture, political, every field been transformed. Even England, it has a government across the world, and we see that the Canada, we see like other country like India and rest of the countries, they've been occupied by the England. There are a lot of colonies of the England. It is said about England, when there was a Queen Victoria's reign, there is no sunset of England's reign. England की reign का कोई सनसेट नहीं था. वो तकरीबन हर जगह पे, वहाँ पे इसकी सल्तनत पे सूरज गरूब नहीं होता था. उन्होंने इतने कब्जे कर रखे थे. विलियम थैकरे, ये प्रोमिनेंट नावल है. और उस दौर में किस चीज़ में ज़्यादा वर्क हुआ है? नावल में. आपको नावलिस्ट जो हैं वो बहुत मिलेंगे. दूसरे लफ्ज़ों में प्रोज में ज़्यादा वर्क हुआ है इंस्टेड ऑफ पोइट्री या ड्रामा के. लोग मौजूद थे जो पोइट्री ड्रामा लिख रहे थे, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग था. ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताए थे, रॉबर्ट टेनिसन. तो ये लोग मौजूद थे, लेकिन दे वर नॉट राइटिंग लाइक द नावलिस्ट. नावलिस्ट जो थे वो ज़्यादा वर्क कर रहे थे, उनका वर्क ज़्यादा था. और क्यों कर रहे थे? मोस्टली चाइल्ड लिटरेचर लिखा जा रहा था. लिटरेचर में बच्चों से भी काम लिया जा रहा था, फीमेल से भी काम लिया जा रहा था, फीमेल को एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा था. आपने अगर एक नावल पढ़ा हो जेन ऑस्टन का, किसी ने आप में से पढ़ा है तो मुझे बताएं. जेन ऑस्टन ने वहाँ पे जो 5 सिस्टर बताई हैं, मिस्टर और मिसेस बेनेट की जो फैमिली डिस्कस की है. मिसेस और मिसेस बेनेट की जो फैमिली होती है उसकी 5 बेटियां होती हैं, यानी 5 डॉटर्स हैं. ठीक है, अब इनका कोई बेटा नहीं है, तो जब मतलब इसकी मिस्टर बेनेट की डेथ होगी तो ये बच्चियाँ उसकी मालक नहीं बनेगी, बल्कि इसके मिस्टर बेनेट का एक भतीजा है, उसका नाम है मिस्टर कॉलन. क्या नाम है? मिस्टर कॉलन. मिस्टर कॉलन आया है कि वो कहता है कि उसे लेडी कैथराइन ने, जो डार्सी की आंट है, उसने ऑफर किया कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मैं डीन बना दूंगी इसका चर्च का, तो तुम किसी ना किसी औरत से शादी कर लो. तो ये पहले एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, पहले ये जेन को, फिर जेन को प्रपोज करता है, एलिजाबेथ को करता है, और अल्टीमेटली शार्लोट जो उनकी फ्रेंड होती है उसको फिर उससे शादी कर लेता है. यहाँ पे बताया ये गया है, और ये बताया जाता है उसके अंदर कि चूंकि मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद ये अकेला ही वारस है उस एस्टेट का, उस यानी जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी मिस्टर बेनेट की, वो उसकी 5 डॉटर्स को नहीं मिलेंगी, चूंकि फीमेल को हिस्सा नहीं दिया जाता था विक्टोरियन एज में. अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि फीमेल को राइट्स नहीं दिए जा रहे, फीमेल को हिस्सा नहीं दिया जा रहा, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, वर्किंग बहुत ज़्यादा है,
प्रोस्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा, औरतें जो हैं वो क्या अगर बाहर निकल रही हैं और उनसे वर्क लिया जा रहा है तो वर्किंग के साथ साथ फिर वो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं इस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में हम देखते हैं कि वो अपना प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस जो है वो भी साथ साथ चल रहा है। वर्किंग क्लास जब होती है तो उसमें वर्किंग में साथ फीमेल से भी वर्क लिया जा रहा है, चिल्ड्रन बच्चों से ज़्यादा आवर वर्क लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की इस सल्तनत के अंदर इवन के मलका विक्टोरिया जो है वो खुद भी औरतों को हकूक देने के ख़िलाफ़ थी, ये मैंने पढ़ा है। ये क्वीन विक्टोरिया है, 18 साल की थी जब इनको ये ऑफ़र हुआ रीन, और क्वीन विक्टोरिया 18 साल की थी और 68 ईयर इन्होंने रूल किया है। और इन्होंने कब ज्वाइन किया है? 1837 और 1837 से, और 1901 में इनकी डेथ हुई है। यानी जब इनकी डेथ होती है उस पर इनकी रीन जो है वो ख़त्म होती है। उस दौर के ये प्रोमिनेंट राइटर थे, ठीक है। तो अब ये राइटर्स हैं जैसे ये चार्ल्स डिकन है, थॉमस हार्डी है, और ये मैथ्यू आर्नल्ड हैं। मैथ्यू आर्नल्ड क्रिटिक था, पोएट था, आपने पढ़ी होंगी इसकी कोटेशंस। और रॉबर्ट टेनिसन है, और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग है। अच्छा, उस दौर में क्या हो रहा था? ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पे देखें, इंग्लैंड ग्रू, इंग्लैंड इतना ग्रू हुआ कि वो उसने अपनी एम्पायर जो है वो कनाडा तक पहुँचा दी, ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक, हांगकांग तक, सिंगापुर तक, साउथ अफ्रीका तक, कीनिया तक, इंडिया तक। एंड इंग्लैंड बिल्ड अ लार्ज नेवी एंड मर्चेंट फ्लीट फॉर ट्रेड कॉलोनाइजेशन। अब इंडिया भी उसकी रीन में आ गया सल्तनत में, ठीक है। कीनिया भी आ गया, और वो अफ्रीका को भी ले आया। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा बरे आज़म है, उसको ले आया, ठीक है। कनाडा को ले आया। अब इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टेट्स जो हैं उनका वो मालिक बन गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि देयर वाज नो सनसेट ऑन इंग्लैंड स्टेट। इंग्लैंड की जो रीन है वो पूरी दुनिया में फैल गई। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, उसको देख लें, उसके बाद हम चलते हैं आगे। The growth of the British Empire and imported raw materials such as the cotton and silk and exported finished goods to countries around the world. By the mid-1800s, England was the largest exporter and importer of the goods in the world. It was a primary manufacturer of the goods and the wealthiest country in the world. अब mid-1800 में इंग्लैंड जो है वो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर बन गया गुड्स का, क्योंकि इतनी बड़ी जो स्टेट्स हैं, इतनी कॉलोनीज बन गई हैं, और उन कॉलोनीज को वो रूल कर रहा था, और उनसे जो चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वर्क था उसका, उधर से चीज़ें इधर जाती, इधर से उधर जाती हैं, और ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज को वो क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया जब इतने बड़े लेवल पे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, कॉलोनीज आपकी हैं, वर्क आपके हैं, कारोबार आपके हैं, बिजनेस आपके हैं, चीज़ों को डील आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर आ गया जब आप सारे कंट्री से, इंडिया जैसे बड़े कंट्री से, और उसके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े कंट्री से आप क्या कर रहे हैं? उधर से चीज़ों को इधर ला रहे हैं, और यहाँ पे अपनी यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो उधर से वो लूट के चीज़ें लाते थे और अपने कंट्री में क्या करते? उनको एक्सपोर्ट कर लेते, उनसे वहाँ ले आते, और वहाँ से एक्सपोर्ट करके चीज़ें लोगों को भेज रहे थे। इट स्टार्टेड एट द एंड ऑफ द 820 सेंचुरी व्हेन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज वर कनेक्टेड। अब इस दौर में क्या हुआ था कि चूंकि उस वक्त साइंटिफिक प्रोग्रेस थी, कैमरा आ चुका था, प्रोग्रेस आ चुकी, तस्वीरें भी हर जगह बन रही थी, वीडियो बन रही थी, इस तरह के बहुत सारे वर्क जो हैं वो चल रहे थे। वो क्या कर रहे थे? अब प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज को कनेक्ट किया जा रहा था। थ्योरेटिकल नॉलेज को क्या किया जा रहा था? कनेक्ट किया जा रहा था, कनेक्टेड, एंड दे वर प्रोड्यूसिंग इट मार्वलस थिंग्स। और इनको क्या कर रहे थे? मशीनरी का नॉलेज उसमें ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था, उसको प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिकली और एम्पेरिकली चीज़ों को किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थी
और इसको कहा जाता है एज ऑफ स्टीम्स एंड मास प्रोडक्शंस, और इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं उन चीज़ों के ज़रिए बनाई जा रही थी। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आपने करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, बनाना है और फिर लोगों को भेजना है, और पैसा तो आप ला ही रहे थे, इंपोर्ट क्या कर रहे थे, आप दूसरी कॉलोनी से इधर ला रहे थे, और जब वो यहाँ चीज़ें आ जाती तो आपको ज़्यादा लेबर पावर चाहिए थी, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे वो बच्चों से वर्क हुए थे, ठीक है, उनको वर्कर बनाया हुआ था। रेवोल्यूशन मटेरियलिस्टिक हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, मनी सेंटर्ड हो गए लोग। तो ये चीज़ें हमेशा सोसाइटी के अगर नेगेटिव जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं किसी चीज़ के, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। जैसे जैसे वो गुड्स वगैरह उधर से लूट के ला रहे थे, तो यहाँ पे वो बना रहे थे उन चीज़ों को, तो उसके लिए लेबर भी चाहिए थी, तो वो मौजूदा बच्चों को भी फिर हायर कर रहे थे। Emergence of the overcrowded cities, one result of the advanced technology was the unprecedented growth of the cities. और सिटी जो है वो क्या कर रहे थे, वो भी डेवलप हो रहे थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये लिख लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द, कहते हैं कि मलका विक्टोरिया के दौर में 2 मिलियन से स्टार्ट हुई है इंग्लैंड की आबादी, तो बड़ी कितनी है, 6 मिलियन तक बढ़ गई थी विक्टोरियन एज, ठीक है। 3 एजेस थी, मैंने कहा, एक अर्ली, एक मिड और एक लेट। और उसके बाद द किंग ऑफ द विक्टोरियन लिटरेचर, जो किंग है विक्टोरियन लिटरेचर का, उसे माना जाता है चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन जो है वो रिफ्लेक्शन देता है टू कि जैसे चाइल्ड्स लेबर ली जा रही है, वोमेन्स को का ये एक्सप्लॉयटेशन है, उनका इस्तेसाल हो रहा है, एम्प्लॉयड जो है उनसे ज़्यादा वर्क लिए जा रहे हैं, क्या बनाने के लिए, कॉटन बनाने के लिए, ठीक है, और स्टफ़ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी को यूज़ कर लेंगे। एंड गर्ल्स वर्किंग डाउन्स, और गर्ल्स जो हैं उनसे भी काम लिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करती हैं रेस्टलेस सोसाइटी को, डिस्टर्बेंस को, क्योस को। विक्टोरियन थिंकर, उस वक्त के जो विक्टोरियन थिंकर थे बड़े अजीम, जॉन स्टॉट मिल, 1806 और 1873 विक्टोरियन एज में आ रहा है ये बंदा, फिलासफर था ये, और ये इसने कंसेप्ट दिया यूटिलिटेरियनिज्म का। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, अक्सर जो है फिलासफर इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब कि मैं फलां बंदे के साथ बिजनेस करूंगा, मुझे फ़ायदा है, ठीक है, यूटिलिटेरियन अप्रोच है। अगर आपको वो फ़ायदा नहीं देता तो ना आप उससे सलाम लें, ना उससे आप बात करें, और आप सिर्फ उसी के साथ ही कंसर्न हो जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। बेकन जो है वो इसका ट्रू रिफ्लेक्शन देता है अपने ऐसे के अंदर। उसके बाद लिबरलिज्म जो है ये इसने